हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल हाई फाई एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की जो मेरी वीडियो है वो है मौर्योत्तर काल। स्टूडेंट्स, मौर्योत्तर काल का मतलब है मौर्यों के बाद का समय, जो मौर्य के बाद का काल। तो मौर्यों के पतन के बाद जो भी मतलब की परिस्थितियां बनी तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो मौर्यों के बाद हम मतलब पतन के बाद दो प्रकार की परिस्थितियां बनी थी स्टूडेंट्स। उसमें क्या था कि जैसे कि मौर्य के पतन के बाद, जो कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है कि ब्राह्मण साम्राज्य मतलब कि आए थे, जिसमें कि आपने पढ़ा था कि शुंग वंश, कण्व वंश और दक्षिण भारत से जो कि सातवाहन वंश थे तो वो आए। तो ये छोटे छोटे राज्य जो उभर के मतलब कि जो भी साम्राज्य थे ये छोटे छोटे उभर कर सामने आए थे। तो उस जैसे कि अभी ये छोटे छोटे राज्यों में जो बट गए थे तो उस समय क्या हुआ स्टूडेंट्स की जो आक्रमणकारी थे, जो विदेशी आक्रमणकारी थे, वो मतलब कि उनको मतलब कि भारत में आने का एक तरीके से निमंत्रण मिल गया था कि छोटे छोटे राज्य थे, इनको हराना आसान था। तो इन्हीं छोटे छोटे राज्यों की वजह से जो मतलब कि ब्राह्मण जो कि साम्राज्य आए थे, जो ब्राह्मण वंश आए थे, उनको मतलब कि मिटाने के लिए मतलब विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया। तो उसके बाद से जो कि विदेशी वंश जो स्थापित हुए थे, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो आपका पता ही स्टूडेंट्स, हमने ब्राह्मण वंश के बारे में पढ़ा था। आज हम जो विदेशी वंश जो स्थापित हुए थे मतलब उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि ऊपर लिखा हुआ है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। इसका लाभ उठाकर कई विदेशी वंश मध्य एशिया से भारत आए। तो स्टूडेंट्स, ये जो मतलब कि उस समय जो छोटे छोटे राज्य बन गए थे तो उनका जो अंत हुआ और मतलब कि विदेशियों जो आए थे आक्रमणकारी, उन्होंने उनका अंत किया और विदेशी वंश जो स्थापित हुए जो कि मध्य एशिया से भारत में आए थे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जो विदेशी वंश जो ये आने वाले थे, इनकी संख्या थी स्टूडेंट 4। तो ये कौन कौन से जो स्टूडेंट्स ये वंश थे उनके बारे में भी आपको एक बार बता देता हूं। तो आपने स्टूडेंट्स इनको ऐसे ही मतलब कि सीधे याद करना है कि कौन सा वंश पहले आया था। तो सबसे पहले जो वंश आए थे वो थे हिंद यूनानी, और सेकंड थे शक, फिर आए पल्लव, फिर आए कुषाण। तो आपने स्टूडेंट्स इनको इसी क्रम में याद रखना कि कौन से पहले आए थे। पहले हिंद यूनानी, जिनको ग्रीक और बैक्टीरिया कहा जाता है, फिर आए थे शक, फिर आए थे स्टूडेंट्स पल्लव, और फिर आए थे कुषाण। तो इनको स्टूडेंट्स आपने ऐसे ही क्रम वाइज याद रखना है, और ये मध्य एशिया से भारत में आए थे। तो स्टूडेंट्स, इनमें जो क्या थे, जो ये आए थे वंश, ये क्या था कि स्टूडेंट्स ये कोई बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाए थे। ये जो वंश आए थे जैसे कि हिंद यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण, ये कोई बड़ा साम्राज्य विस्तृत नहीं कर पाए थे। लेकिन इनमें स्टूडेंट जो एक ये है कुषाण, ये प्रमुख मतलब कि राज्य जरूर स्थापित कर पाए थे, क्योंकि इनकी प्रमुखता का कोई वजह थी क्यों ये प्रमुख मतलब कि अपना राज्य विस्तृत कर पाए थे। लेकिन ये जो सारे आए थे ये कोई बड़ा साम्राज्य नहीं बना पाए थे, लेकिन ये प्रमुख इसलिए थे क्योंकि इनके समय में स्टूडेंट्स जैसे कि गंधार कला, मथुरा कला या शुद्ध सोने के सिक्के, क्यों इनको प्रमुख वंश कहा जाता है, उनके बारे में जब हम ये कुषाण वंश पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले जो हिंद यूनानी। तो स्टूडेंट्स, आपको मैंने पहले बोला कि जो हिंद यूनानी है इनको इंडो ग्रीक और बैक्टीरियाई के आदि नाम से ये जाना जाता है। हिंद यूनानी, ग्रीक और बैक्टीरियाई आदि अलग अलग इनको नाम दिए जाते हैं। आप तो आपसे पूछ सकते कोई भी नाम आ जाए तो आपको याद रखना, चाहे वो हिंद यूनानी हो, चाहे ग्रीक हो, चाहे बैक्टीरियाई हो, तो आपने तीनों ही नाम एक के लिए हैं, आप याद रख सकते हैं। कोई भी नाम हो क्वेश्चन में हमसे पूछ सकते हैं। तो हम बात करते हैं आगे इसके। सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरियाई शासक डिमेट्रियस ने किया था। तो स्टूडेंट्स, इनमें हिंद यूनानी जिन्होंने सबसे पहले मतलब जो विदेशी आक्रमणकारी जो आए थे, उनके जो राजा हुए, जो उनके सबसे पहले जो शासक थे, किसने आक्रमण किया? तो सबसे पहले आक्रमण डिमेट्रियस ने किया था। इसने भारत पर आक्रमण जो कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध को जीता। तो इसने अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध को जीता था। 190 बीसी जो एक समय काल भी बताया गया। स्टूडेंट्स, ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि मध्य एशिया से भारत में आए थे, तो उस समय जो एक मौर्य का समय था, उस समय में जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान का जो एक क्षेत्र था स्टूडेंट्स, ये भी एक मतलब कि ये भारत का ही था क्षेत्र था, क्योंकि मौर्य के समय में ये सब एक
इकट्ठा ही था। तो इसलिए जो एक हिंद यूनानी थे, ये मतलब हिमालय के रास्ते से ना कह के, क्योंकि हिमालय काफी ऊंचा था, तो ये मध्य एशिया से भारत में प्रवेश किए थे। तो इसलिए उन्होंने जो भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब जो कि एक पाकिस्तान का क्षेत्र था, पंजाब एवं सिंध को इन्होंने जीत लिया था। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पहला एक ही था मौर्य के समय में, भारत का ही जो मतलब ये भाग थे जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्र थे, इसी तरीके से इन्होंने अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध को जीता था। तो इसने जो अपनी राजधानी थी, जो उत्तर पश्चिम का जो एक भाग था, तो उन्होंने अपनी राजधानी भी उस समय जो वहां की एक जगह थी, तो उसी को इन्होंने अपनी राजधानी भी बनाया, जो शाकल, जो कि सियालकोट में था। तो शाकल को इन्होंने राजधानी बनाया था। तो ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना, इन्होंने अपनी राजधानी शाकल को बनाया था। तो आगे जो स्टूडेंट्स इनका क्वेश्चन बनता है कि जो इनके प्रमुख शासक, तो इनके प्रमुख शासक थे स्टूडेंट्स मिनांडर, जिनको मिलिंद आदि दोनों में से कोई भी नाम से आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। मिनांडर जिनको मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है, और इनका समय काल था स्टूडेंट्स 165 बीसी से 145 बीसी। तो आप इनका एक समय काल भी याद रख सकते हैं, जो कि एक प्रमुख शासक थे मिनांडर। तो स्टूडेंट्स ये प्रमुख क्यों थे ये भी मैं आपको बता दूं, जो कि इन्होंने जो अपना क्या कहते हैं, आपको इनके बारे में एक पता ही पिछली वीडियो में बताया था कि जो पुष्यमित्र शुंग ने इनको पराजित किया था। ये जो प्रमुख इसलिए था क्योंकि इन्होंने अपने साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए और अपने साम्राज्य विस्तार के लिए इन्होंने काफी प्रयास किए थे। तो इसके ये प्रमुख शासक थे यूनानियों के, जो हिंद यूनानी के। तो मिनांडर, आगे इन्होंने स्टूडेंट्स इनकी बात जो की गई है, मिनांडर जो कि एवं नागसेन के प्रश्न उत्तर का संकलन मिलिंद पनो, मतलब कि मिलिंद के प्रश्न में है। तो ये स्टूडेंट्स क्या है मैं आपको पहले बता देता हूं। मिनांडर जो थे, जो भारत की जो एक कलाकृतियां थी, मतलब कि उनसे काफी प्रभावित हुए थे। तो इन्होंने वहां पे जब इन कलाकृतियों से मतलब कि घूम रहे थे, तो इनको ना एक जो मुलाकात हुई थी, जो एक बौद्ध दार्शनिक थे जिनका नाम था नागसेन। तो इनकी जो मुलाकात नागसेन के साथ हुई, तो इन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में जो मतलब कि इनसे शिक्षा ली, या बौद्ध धर्म के संबंधित इन्होंने इनसे काफी प्रश्न उत्तर किए। तो इनके बीच जो प्रश्न उत्तरों का जो एक संकलन हुआ था, इससे संबंधित जो एक पुस्तक थी वो थी मिलिंद पनो, जिसके बारे में जानकारी मिलती, जो इन्होंने काफी जो प्रश्न उत्तर हुए थे, जो कि जिसमें मिनांडर ने नागसेन से काफी प्रश्न किए थे और नागसेन इनको मतलब कि ये उत्तर दिए थे। और इन्हीं प्रश्न उत्तरों के हिसाब से जो बातें हुई थी, तब जाकर जो इतने प्रभावित हुए थे वो नागसेन के जो विचारों से, बातों से, उत्तरों से, तो इन्होंने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था मिनांडर ने। तो इनके जो प्रश्न उत्तर का जो संकलन है, जो एक पुस्तक है मिलिंद पनो में मिलता है। तो इसी में मिलिंद के प्रश्न जो भी किए थे, प्रश्न के बारे में जो भी जानकारी थी, वो मिलिंद पनो की जो एक पुस्तक थी उसमें ये मिलता है। तो ये स्टूडेंट्स आपको बता दिए कि ये मध्य एशिया से जो भारत में प्रवेश की, कैसे इन्होंने ब्राह्मण वंशनों का अंत करके विदेशी आक्रमणकारी आए। फिर इन्होंने जो एक क्रम था, पहले हिंदी यूनानी, फिर शक, फिर पल्लव, फिर कुषाण है। कुषाण क्यों प्रमुख माने जाते हैं वो मैं आपको आगे भी बताऊंगा। आगे जो हिंदी यूनानी थी, इनको ग्रीक, बैक्टीरिया आदि नामों से जाना जाता है। सबसे पहला जो आक्रमण किया था वो डेमेट्रियस ने किया था। भारत पर आक्रमण कर इन्होंने मतलब कि अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध को जीत लिया था, क्योंकि उत्तर पश्चिम के क्षेत्र से जो थे इन्होंने वहां पर इन्होंने विजय पा ली थी। समय काल 190 बीसी बोला गया है। राजधानी जो इन्होंने शाकल बनाई थी, जो वहां की जो मतलब जगह थी, वहां की इन्होंने अपनी राजधानी भी बनाया वहां की पे, तो जो कि सियालकोट में है। प्रमुख शासक मिनांडर, जिनको मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है, उनका समय काल है 165 बीसी से 145 बीसी। मिनांडर एवं नागसेन की जो एक मुलाकात हुई थी, जहां पे इन्होंने बौद्ध धर्म से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हुए थे, बौद्ध धर्म की जानकारी भी ली, तो इसकी जानकारी मिलिंद पनो में मिलती है। आगे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इनका प्रभाव, जो इनके प्रमुख प्रभाव क्या पड़े। तो ये था स्टूडेंट्स कि इन्होंने सर्वप्रथम जो सोने के सिक्के जो जारी किए थे वो इन्होंने ही किए थे। हिंद यूनानी, जिनको ग्रीक, बैक्टीरिया आदि नामों से जाना जाता है, तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। ये प्रथम शासक थे जिनके सिक्के से काल एवं राजा की निश्चित जानकारी मिलती है। स्टूडेंट्स ये क्या था कि जब ये सिक्के बनाते थे, तो जो राजा मतलब कि इनके समय में जो शासक हुए थे, उनकी मतलब कि ना उनका जो समय काल और उनकी जो अपना क्या लिखा, राजा की निश्चित मतलब कि कौन सा राजा था उसकी एक तस्वीर बनी होती थी मतलब कि सिक्कों के ऊपर, तो राजा की और उनके समय काल की जानकारी प्राप्त होती है। तो स्टूडेंट्स ये तो थे जो हिंद यूनानी, ग्रीक, बैक्टीरिया आदि नामों से जाना जाता है, उनके बारे में जानकारी। तो स्टूडेंट्स आगे भी इनके बारे में जो एक बताया गया है, गंधार कला के विकास में हेलेनिस्टिक आर्ट का योगदान। स्टूडेंट्स ये क्या है हेलेनिस्टिक आर्ट? ये हेलेनिस्टिक आर्ट स्टूडेंट्स ये इनकी एक कला थी जो हिंद यूनानियों की हेलेनिस्टिक आर्ट।
तो स्टूडेंट्स ये जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये भारत की जो मिनार्डर के बारे में बताया था कि भारत की कलाकृतियों से काफी प्रभावित हुए थे। तो जैसे कि इन्होंने भारत के क्षेत्रों में जैसे गए तो इन्होंने क्या किया कि स्टूडेंट्स जो अपनी हेलेनिस्टिक आर्ट जो एक कला है और जो भारत की कला है, मतलब कि दोनों का विकास हुआ और दोनों के जो मेल से जो एक कला बनी उसको नाम दिया गया गंधार कला। तो गंधार कला के विकास में योगदान, मतलब इनकी कला और जो भारत की एक जो कला थी उनके दोनों के मेल से जो एक नाम आया वो था गंधार कला। हेलेनिस्टिक आर्ट इनकी कला थी, जो एक भारतीयों की कला थी, उनको मिलाने से जो एक कला का विकास हुआ उस कला का नाम है गंधार कला। गंधार कला के विकास में योगदान जो हुआ। आगे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं नाट्य में पर्दा प्रचलन। तो स्टूडेंट जो नाट्य में एक पर्दा उठाने और पर्दा गिराने की जो एक प्रथा का था वो इनसे ही हुआ था शुरुआत, हिंद यूनानी से, जो आज भी प्रचलन है पर्दा उठाने और पर्दा गिराने की जो होती है नाटकों में, तो इनसे ही वो शुरू हुई थी। नाट्यों में पर्दा प्रचलन का जो प्रसार था इनके द्वारा ही शुरू हुआ था। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो पढ़ लिया है इनका बारे में, हिंदी, यूनानी, ग्रीक और बैक्टीरिया, जितने क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनसे बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो आगे स्टूडेंट जो हिंदी यूनानी के बाद जो आए थे स्टूडेंट्स जिनके बारे में मैंने आपको अपना बताया है वो है शक। तो आगे हम बढ़ने जा रहे हैं शक के बारे में। तो शक क्या थे स्टूडेंट्स? यूनानियों के बाद शक जो मध्य एशिया से भारत आए। तो ये स्टूडेंट्स ये भी जो मध्य एशिया से जो कि भारत में जो शक आए थे, जो कि जो विदेशी आक्रमण जो शक आए थे, ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी मध्य एशिया से भारत में प्रवेश किए थे। तो स्टूडेंट्स आगे इन्होंने लिखा है कि शकों की 5 शाखाएं थी जिनमें सबसे प्रसिद्ध जो पश्चिमी शाखा थी। तो स्टूडेंट्स जब ये शक जो मतलब कि प्रवेश किए थे तो स्टूडेंट्स इनके जो 5 जो कि एक कबीले थे, तो ये 5 कबीलों में जो सबसे जो मतलब कि प्रमुख था वो था पश्चिमी स्टूडेंट्स कबीला। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो स्टूडेंट्स ये जो कबीले थे ये मतलब कि अलग अलग जैसे कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में मतलब कि ये फैल गए थे, जैसे कि उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व आदि में ये इन्होंने अपना अपना अलग अलग मतलब कि स्थापित कर लिया था अपना राज्य। तो जो इनमें जो सबसे प्रमुख हुआ था वो पश्चिमी शाखा, जो पश्चिमी कबीला था वो प्रमुख हुआ था, जो इनमें सबसे प्रसिद्ध जो पश्चिमी शाखा। तो स्टूडेंट्स इनके बारे में एक बात और मैं बता दूं कि ये ना स्टूडेंट्स जो मतलब ये ना एक चारगाह की खोज में मतलब ये भारत में प्रवेश किए थे और चारगाह की खोज में ये भारत में ये फिर बस गए, इन्होंने अपने कबीले स्थापित कर दिए और वहीं भी ये छोटे छोटे राज्यों में स्थापित हुए। तो इन्होंने अपने जो 5 कबीले स्थापित कर लिए थे। ये बात मैंने आपको पहले बतानी थी, तो चलो मैंने अभी आपको बता दी। चारगाह की खोज में ये भारत में प्रवेश किए थे। तो इन्होंने 5 कबीले स्थापित किए जिनमें सबसे प्रमुख हुआ स्टूडेंट्स पश्चिमी शाखा। तो स्टूडेंट्स इनके जो प्रमुख शासक थे वो थे रुद्र दामन, जिनका की समय काल है 130 ईस्वी से 150 ईस्वी। तो इनका जो एक समय काल है 130 ईस्वी से 150 ईस्वी। आगे स्टूडेंट्स इन्होंने बात की है, इसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। स्टूडेंट्स ये क्या था कि सुदर्शन झील का जो एक्चुअली प्रारंभ जो निर्माण जो जिसने किया था वो मौर्यों ने किया था। तो मौर्यों के समय में जो एक सिंचाई का जो एक निर्माण करने के लिए एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था, लेकिन उसके बाद जैसे कह लिया उसके समय में कह लिया उसके बाद वो मतलब कि झील का काफी बुरा हाल हो चुका था, मतलब कि पानी की बड़ी दुर्व्यवस्था, मतलब कि कोई अच्छा पानी दुर्गंध बल्कि बड़ा गंदा सा एक हो चुकी थी ये झील। तो इस झीला का जो जीर्णोद्धार जिसने करवाया था, मतलब कि इसका मतलब झील का दोबारा से इनका निर्माण करवाया, इसकी अच्छी तरीके से मुरम्मत करवाई, पानी का अच्छे से दोबारा से मतलब कि शुद्ध करवाया, अच्छे से मुरम्मत करवा के पानी को शुद्ध करवाया, दोबारा से सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्धार करवाया था वो रुद्रदामन ने ही करवाया था। तो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार इन्होंने करवाया था, लेकिन इसका जो निर्माण है वो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि इनका जो सुदर्शन झील का जो निर्माण था वो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा करवाया गया है, लेकिन सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्धार है वो करवाया गया है रुद्रदामन द्वारा। तो आगे स्टूडेंट्स एक और बात पढ़ते हैं इनके बारे में। इसने संस्कृत में पहला अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख जारी किया था। स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है कि जो अभिलेख की परंपरा थी जो मौर्य के काल में अशोक ने शुरू करवाई थी, तो ये आपको पता ही है। लेकिन स्टूडेंट्स आपको भी पता है कि अशोक के समय जो अभिलेख लिखे गए थे वो आपको पता है ब्राह्मी में लिपि में, खरोष्टी लिपि में, ग्रीक लिपि में, अरमाइक लिपि में थे। लेकिन इन्होंने जो अभिलेख जो जूनागढ़ अभिलेख जारी किया था इसमें स्टूडेंट्स इन्होंने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया था। तो ये आप याद रख सकते हैं, उसने जो अभिलेख करवाए थे उसमें जो आपको मैंने बता दिया ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक थी, लेकिन इन्होंने
संस्कृत भाषा का प्रयोग किया था। तो इसमें भी उन्होंने मौर्यों की जानकारी ही स्टूडेंट्स दी है। इसमें जो इनके अभिलेख था, इसमें हमें मौर्यों से संबंधित ही जानकारी प्राप्त होती है, और ये जूनागढ़ अभिलेख था। तो ये आपने स्टूडेंट्स याद रख लेना है, संस्कृत में पहला अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख था, जिसमें मौर्यों की जानकारी प्राप्त होती है। तो स्टूडेंट्स इससे संबंधित आप याद रख सकते हैं। आगे स्टूडेंट्स इन्होंने बात किया कि उज्जैन के स्थानीय राजा ने 58 बीसी में शकों को पराजित कर और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। स्टूडेंट्स ये क्या था कि उज्जैन का जो एक स्थानीय राजा, मतलब उज्जैन का एक राजा था, जो स्थानीय राजा था, उसने 58 बीसी में शकों को पराजित किया। तो इसने शकों को पराजित जब किया था ना स्टूडेंट, जो स्थानीय राजा थे, तो उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की मतलब कि बहुत महान राजा, जिसको कह सकते हैं महान राजा की जो उपाधि धारण की, मतलब विक्रमादित्य एक ऐसा नाम होता है जो कोई मजबूत शासक, जो बहुत कुशल शासक, जैसे विक्रमादित्य की उसने उपाधि धारण की थी वहां के एक स्थानीय राजा ने 58 बीसी में शकों को पराजित करके। और स्टूडेंट्स इसने ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, उसने इस उपलक्ष्य विक्रम संवत चलाया था। स्टूडेंट्स ये विक्रम संवत क्या होता है कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख लीजिए 58 बीसी का समय, जैसे कि मान लीजिए आज 1 ईस्वी, जिसमें मैं आपको यहां पे बता देता हूं, 1 ईस्वी का जैसे समय हो, तो इसमें जो 58 बीसी जो कि विक्रम संवत है, तो 58 बीसी जैसे कि उससे आज की 1 ईस्वी से 58 मतलब कि पहले का 58 बीसी यानी 58 वर्ष पहले का समय। तो आज हम ये कह सकते हैं कि अगर आज के समय के हिसाब से जैसे हम देखें, तो जैसे कि 2020 का समय है, तो उसमें 58 वर्ष और जोड़ दीजिए, तो आज के समय का काल हमें प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि 1 ईस्वी से पहले का समय जो 58 वर्ष है, मतलब कि 58 वर्ष पहले का, तो अगर आज हमने वर्तमान समय जो निकालना, वर्तमान समय काल, तो उसमें क्या होगा स्टूडेंट्स की आज के 2020 का जो एक समय है, उसमें अगर हम 58 वर्ष और जोड़ दें, तो ये स्टूडेंट्स मतलब कि हमें प्राप्त हो जाएगा, जो आज का एक समय काल है। तो ये होता है विक्रम संवत, जो कि आपको मैंने बताया, जो विक्रम संवत आज भी नेपाल में, मतलब कि स्टूडेंट्स नेपाली कैलेंडर में आपको देखने को मिलता है। तो ये स्टूडेंट्स आज का हमें अगर समय प्राप्त करना हो, तो उसमें अगर 58 जोड़ देंगे, तो आपको आज का समय का काल प्राप्त हो जाएगा। और अगर विक्रम संवत या विक्रम कैलेंडर आपको देखना, तो वो नेपाली कैलेंडर आज में भी नेपाल में मतलब कि आपको मिल जाएगा, मतलब पता चल जाएगा विक्रम संवत का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका जो विक्रम संवत चला है, जो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आगे स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, जो पल्लव है, जो आगे उसके बाद आते हैं पल्लव। किधर गया, चला मैंने लिखा, ये रहा स्टूडेंट पल्लव। ठीक है, शक के बाद जो आए थे पल्लव, तो पल्लव को स्टूडेंट्स पार्थियन, आदि पल्लव को पार्थियन के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स इससे कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो पल्लव को पार्थियन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी जो राजधानी, जिसके से कोई संबंधी कुछ ज्यादा क्वेश्चन, इसकी राजधानी जो इन्होंने बनाई थी वो तक्षशिला। तक्षशिला स्टूडेंट्स आपको पता है, जो मौर्य के काल में या चाणक्य के काल में, जो कि एक शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था, तो तक्षशिला को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। इसके जो स्टूडेंट्स प्रमुख शासक थे वो गोदो फर्निस थे। तो इनके जो प्रमुख शासक थे वो गोदो फर्निस थे। स्टूडेंट्स एक इससे आप एक और क्वेश्चन याद रख सकते हैं, जो सेंट थॉमस थे, तो वो स्टूडेंट्स जो कि एक ईरानी जो पादरी थे, तो उन्होंने स्टूडेंट्स जो भारत में आकर ईरान का जो ईरानी भाषा कह लीजिए का विस्तार किया था, ईरानी भाषा को प्रचलन किया था, तो वो गोदो फर्निस के समय में वो भारत में आए थे और ईरानी भाषा या ईरानी सभ्यता का प्रचार किया था। सेंट थॉमस आए थे। तो इससे संबंधित आप ये भी एक क्वेश्चन याद रख सकते हैं। तो आगे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, पल्लव के बाद जो आए थे वो थे कुषाण, जो कि प्रमुख शासक क्यों थे, आज हम इनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम कुषाण के बारे में पढ़ते हैं। कुषाणों में स्टूडेंट्स ये थे, ये चीन के यूची और तोखरी जाति से संबंधित थे। तो ये स्टूडेंट्स आप ये याद रखना, अगर आपको कोई मतलब कि मेरा स्पेलिंग कोई मतलब जो अक्षर मैंने लिखा नहीं समझ आते, तो इसलिए मैं बोलकर आपको बता रहा हूं, तो आप मेरी आवाज को भी सुनिए। ये चीन की यूची और तोखरी जाति से संबंधित थे। तो ये स्टूडेंट्स आपने याद रख लेना है। ये मध्य एशिया के माध्यम से भारत आए। तो जैसे आपको स्टूडेंट्स मैंने पहले बताया कि ये मध्य एशिया के माध्यम से ही ये भारत आए थे, जो कि विदेशी आक्रमणकारी थे। ये 5 कबीलों में विभाजित थे। स्टूडेंट्स ये भी शकों की तरह, जैसे कि ये 5 कबीलों, तो ये भी 5 कबीलों में विभाजित थे, जिसमें सबसे प्रमुख थे कुषाण। तो ये सबसे प्रमुख ये थे कुषाण ही थे। तो जिनके बारे में बोला गया, जिसमें सबसे प्रमुख कुषाण थे। इनके जो स्टूडेंट्स संस्थापक हुए हैं वो थे कुजुक कड़फिसेस। तो आपने ये याद रखना, जो उनके संस्थापक थे, इससे कुछ ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इनके जो संस्थापक थे वो कुजुक
कडफिसेस थे। तो स्टूडेंट जो इनके प्रमुख थे उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि इनमें गंधार कला, मथुरा कला, शुद्ध सोने के सिक्के जो चलाए गए, जिसकी वजह से ये कुषाण प्रमुख थे। क्यों इनमें शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए, गंधार कला, मथुरा कला आदि का जो इनमें विकास हुआ था, प्रसार हुआ था, इसलिए प्रमुख थे। इनके जो संस्थापक थे वो कुजुक कडफिसेस थे। आगे जो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, जो आगे इनके कुजुक कडफिसेस के बाद जो आए थे विम कडफिसेस, वो स्टूडेंट्स शैव उपासक मतलब कि शिव के उपासक थे और इन्होंने सोने के सिक्के चलाए। तो विम कडफिसेस थे जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे और ये शिव के उपासक थे। तो ये स्टूडेंट्स आपने को याद रख लेना है। आगे हम स्टूडेंट्स बात करते हैं सबसे प्रमुख शासक। जो इनके सबसे प्रमुख शासक हैं जिनसे कि काफी क्वेश्चन बनेंगे वो थे कनिष्क। इनसे तो आपको पता लगा संस्थापक के बारे में, जैसे कुजक कडफिसेस, उसके बाद भीम कडफिसेस आए थे जिन्होंने शिव के उपासक थे और सोने के सिक्के चलाए। लेकिन जो सबसे प्रमुख शासक थे वो थे कनिष्क, जिससे कि काफी क्वेश्चन बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स ये क्यों प्रमुख थे ये आपको हम बताते हैं। इन्होंने इनकी जो राजधानी थी वो पुरुषपुर पेशावर बनाई। तो स्टूडेंट्स जैसे कि इन्होंने मतलब जो राजा बने थे तो इन्होंने जैसे कि अपनी जो फर्स्ट राजधानी थी जो पहले बने थे तो इन्होंने पुरुषपुर पेशावर, जिनका नया नाम पेशावर है, उसको बनाया था। तो आगे जो इनकी सेकंड राजधानी थी जो एक मथुरा इन्होंने बनाई, वो क्यों स्टूडेंट, जैसे कि मतलब ये अपने राज्य मतलब कि जीतते गए, अपने साम्राज्य का विस्तार करते गए, तो इन्होंने अपने आप मैप देखेंगे भारत का, तो इन्होंने मध्य भारत में अपनी जो एक दूसरी राजधानी थी उन्होंने अपना मथुरा को बनाया। तो इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी मथुरा को बनाया जैसे जैसे अपने राज्य का विस्तार करते गए। स्टूडेंट्स आगे है कि इन्होंने 78 ईस्वी में शासक बनने के उपलक्ष्य में इन्होंने उसने मतलब कि शक संवत चलाया। तो स्टूडेंट्स ये भी मैं आपको बता दूं कि शक संवत, जिसको कि एक राष्ट्रीय कैलेंडर के नाम से भी मतलब कि राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में भी जाना जाता है, शक संवत जिनको कि राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में भी जाना जाता है, और इन्होंने 78 ईस्वी में शासक बनने के उपलक्ष्य में इन्होंने शक संवत चलाया था, जिसको कि जो शक संवत जिसको कि राष्ट्रीय कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स ये भी मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने पहले पढ़ा था विक्रम संवत के बारे में, तो ये शक संवत क्या था। तो स्टूडेंट्स ये भी आपको बता दूं, जैसे कि मैंने ये बोला था कि जो विक्रम संवत का जैसे कि समय था 58 बीसी कि मतलब कि 1 ईस्वी से जो पहले 58 वर्ष पहले का, मतलब कि अगर आज का समय देखें तो इसमें 58 वर्ष जोड़ दीजिए। तो इसमें स्टूडेंट्स उल्ट है कि ये है 1 ईस्वी से बाद का, जैसे कि 78 ईस्वी, तो ये मतलब कि उसके बाद का समय में। तो अगर आज के समय के काल में देखें तो आज के समय के काल में इस 78 ईस्वी को 2020 में से मतलब कि आप इसको 78 ईस्वी के जो मतलब कि 78 वर्ष का जो समय है उसको माइनस कर देंगे तो आपके पास आज का समय आ जाएगा। इसमें जोड़ना था, मतलब कि जोड़ दोगे तो मतलब कि जो कि समय पहले का था तो इसमें जोड़ दोगे तो आपके सामने विक्रम संवत का जो एक समय काल जो मतलब कि आज के समय का आपको प्राप्त हो जाएगा, और उसमें आपने माइनस करना है। तो मतलब कि आज का अगर माइनस करेंगे आज के समय में 78 बीसी को, तो आपके सामने जो शक संवत जो एक समय काल है जो आज का आपको एक समय प्राप्त हो जाएगा, तो इसमें माइनस करना है। तो ये है फर्क इसमें। तो स्टूडेंट्स आपने ये याद रख लेना है। आगे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कनिष्क के समय भारत का अधिकार रेशम मार्ग था। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं इसमें क्या था कि जैसे कि ना स्टूडेंट्स जैसे भारत का मैप देखेंगे तो उसका जो एक कनिष्क का जो अधिकार था ना, उत्तर पश्चिम का जो एक क्षेत्र था वहां से मतलब कि इसका अधिकार था, और इसका अधिकार जो एक मध्य एशिया जो कि मथुरा का जैसे कि मध्य भारत जो एक भारत था मथुरा, मतलब उस वहां पे भी मतलब इसका जो अधिकार था, मध्य भारत में भी भारत के जो मध्य का जो क्षेत्र था वहां पे भी इसका अधिकार था। तो आपको पता है स्टूडेंट्स जो इसका जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र था वहां से ही जो एक रेशम का जो एक आने ले जाने का जो एक टैक्स लिया जाता था, जो कि यूनान के साथ या चीन से मध्य एशिया, मतलब कि जो एक भाग था चीन से मध्य एशिया का, तो एक भाग था वहां से एक टैक्स लिया जाता था। तो ये एक रेशम मार्ग था, वहां से मतलब कि जो रेशम के लिए जो एक व्यापार होता था तो ये कनिष्क उनसे मतलब एक टैक्स वसूल करता था जो उत्तर पश्चिम भाग था, क्योंकि इसका अधिकार था जो कनिष्क का था, तो वह उनसे टैक्स वसूल करता था। तो इसलिए इसके पास काफी पैसा था, मतलब कि काफी रुपया हो गया था, उससे वो काफी टैक्स वसूल करता था। तो ये एक रेशम मार्ग भारत कनिष्क के समय भारत का अधिकार रेशम मार्ग था, तो इसका अधिकार था वहां से वो रेशम मार्ग जो था उस पर कनिष्क का अधिकार था, वो जो चीन से मध्य एशिया का जो एक भाग था तो इस पर मतलब कि जो अधिकार वो कनिष्क का था, उनसे वो टैक्स वसूल करता था, इसलिए इसको एक रेशम मार्ग कहा जाता है। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा
को, मतलब इसमें मैंने पूरा लिखा था, वो कनिष्क जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मानता था, मतलब कि उसको जुड़ा हुआ था। तो मैंने यहाँ पे पूरा लिखा नहीं स्टूडेंट, कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मानता था। तो ये क्या था स्टूडेंट्स, ये कनिष्क जो वहां पे महायान या हीनयान दो एक शाखाएं थी, तो ये महायान शाखा के साथ जुड़ा हुआ था, कनिष्क महायान शाखा के साथ जुड़ा हुआ था। उसके समय चौथी बौद्ध संधि जो जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी, मतलब जो इसमें मतलब कि स्टूडेंट्स मैंने आपको भी बताया कि जो एक बौद्ध संधि थी जो कि कश्मीर में हुई थी, तो जिसकी जो इसके ही काल में हुई थी, कनिष्क के समय में, तो जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। उसके समय चौथी बौद्ध संधि हुई थी जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। स्टूडेंट्स आपको जैसे कि पता है कि इसको काफी टैक्स आता था, इसका जो अधिकार था उत्तर पश्चिम के भाग में, मथुरा तक इसका अधिकार था, मध्य भारत तक जो इसका अधिकार था, तो इसके पास काफी पैसा था, तो इसलिए इसने स्टूडेंट्स शुद्ध सोने के सिक्के जो जारी किए थे। तो स्टूडेंट्स इससे भी आप एक क्वेश्चन याद कर रख सकते हैं, जो सर्वप्रथम सब जिसने सिक्के चलाए, तो वो मैंने आपको बताया सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो कि हिंद यूनानियों जैसे ग्रीक जिनको आदि नाम से जाना जाता है, बैक्टीरिया आदि इन्होंने जारी किए। शुद्ध सोने के सिक्के इन्होंने चलाए, मतलब कुषाणों ने। और सबसे ज्यादा सिक्के जो जिन्होंने चलाए थे वो गुप्त साम्राज्य ने सबसे ज्यादा सिक्के चलाए थे। तो सबसे ज्यादा सिक्के जो सोने के चलाए थे वो गुप्त काल में शुद्ध सोने के सिक्के इन्होंने जारी किए, और सबसे पहले जो जारी मतलब चलाए थे, प्रारंभ किए थे, वो यूनानियों ने किए थे। तो सोने से संबंधित जो सिक्कों से संबंधित जो आएंगे, तो ये आप क्वेश्चन याद रख सकते हैं। आगे हम स्टूडेंट्स याद करते हैं गंधार एवं मथुरा कला। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि उत्तर पश्चिम का जो एक भाग था जो कि यूनानियों के साथ जुड़ा हुआ था, तो वहां की जो उनकी कला और जो हमारी इधर की जो कला थी, जो उनके मिलके जो एक कला बनी थी वो थी गंधार कला, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। इनकी कला हेलेनिस्टिक आर्ट और हमारी कला जो भारत की जो कला थी जुड़ के वो एक गंधार कला बनी थी, तो गंधार कला का नाम दिया गया। इसके अलावा जो मथुरा जो कि कनिष्क का अधिकार था जो मथुरा तक, तो वहां की जो मथुरा की जो एक कला थी, जो मध्य भारत की जो मथुरा की कला थी, तो इसका विकास गंधार एवं मथुरा कला का विकास भी यहाँ पे हुआ था। तो इसलिए जो एक प्रमुख माना गया, और शुद्ध सोने के सिक्के चले तो कुछ बातों की वजह से जो इसको एक प्रमुख माना गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो आगे क्वेश्चन है जिनके बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। अशब घोष जो कि बुद्ध चरित्र, जो अशब घोष थे जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की, जो इसमें जैसे कि बौद्धों की एक रामायण भी कहा जाता है जिसकी अशब घोष ने की थी। चरक जो कि एक वैद्य थे, इन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। सुश्रुत ने भी मतलब कि सुश्रुत संहिता की रचना की थी। इसके अलावा शल्य चिकित्सक के इनको जनक भी कहा जाता है। नागार्जुन जिनके बारे में आपको जानते ही हैं, नागार्जुन जिन्हें शून्यवाद के जनक कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये भी आप एक क्वेश्चन याद रख सकते हैं। अशब घोष जो बुद्ध चरित्र की रचना की थी, चरक संहिता की, सुश्रुत शल्य चिकित्सा के जनक थे और इन्होंने सुश्रुत संहिता की रचना भी की थी। नागार्जुन जो कि शून्यवाद के जनक जाने जाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और बात याद कर सकते हैं कि जो एक इन्होंने सोने के शुद्ध सिक्के तो चलाए थे, इसके अलावा स्टूडेंट्स जो इन्होंने सबसे ज्यादा जो सिक्के चलाए थे वो थे तांबे के सिक्के। तो कुषाणों ने जो सबसे ज्यादा सिक्के जो चलाए थे वो तांबे के सिक्के थे। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमने पहले हिंदू यूनानी के बारे में पढ़ा, आगे हमने शक पढ़ा जो कि चारवाह की खोज में आए थे, कैसे इन्होंने मध्य एशिया भारत के 5 कबीले बने। सबसे प्रमुख पश्चिमी शाखा वाला जो पश्चिमी कबीला प्रमुख बना, प्रमुख शासक इनके रुद्रदामन थे जो इनका समय काल था। सुदर्शन झील का इन्होंने जीर्णोद्धार करवाया, रुद्रदामन जी ने। निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, और इसके संस्कृत में पहला अभिलेख जो संस्कृत में लिखवाया गया जिसमें मौर्य की जानकारी दी गई वो जूनागढ़ अभिलेख था। उज्जैन के स्थानीय राजा ने 58 बीसी में शकों को पराजित किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और विक्रम समझ लाया, जिसके बारे में आपको मैंने बताया कि पहले के समय जो था उनको निकाल देंगे, आज के समय में मतलब जोड़ देंगे तो आपका समय पता चल जाएगा। पल्लव जो पार्थियन के नाम से जाना जाता है, राजधानी इनकी तक्षशिला इन्होंने बनाया जो कि शिक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो मानी जाती है। प्रमुख शासक गोदोफर्निस थे। सेंट थॉमस जो आए थे इनके समय में आए थे, जो उन्होंने ईरानी थे, ईरानी पादरी थे। इसके अलावा जो ये कुषाण उसके बाद जो कि क्यों प्रमुख थे, ये चीन के यूची और तोखरी जाति से संबंधित थे। मध्य एशिया के माध्यम से भारत आए, 5 कबीलों में विभाजित थे। सबसे प्रमुख था वो कुषाण थे। संस्थापक थे जो इनके पूजक कन्फ्यूशियस थे। भीम कन्फ्यूशियस जो कि शिव के उपासक थे और सोने के सिक्के चलाए। सबसे प्रमुख शासक जो कनिष्क हुए। राजधानी इनकी पुरुषपुर और पेशावर जो कि दोनों ही नाम सेम ही है, जो भी आप पूछ सकते हैं। इनकी दूसरी राजधानी उन्होंने मथुरा को बनाया।
78 ईस्वी में शासक बनने के उपलक्ष्य में शक समझ चलाया, जिनको कि राष्ट्रीय कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। आज के समय में इनको अगर माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा शक संवत का, जो कि आज का समय आपके पास निकल आएगा। कनिष्क के समय में भारत का अधिकार जो था रेशम मार्ग था, जो कि उत्तर पश्चिम के भाग में इनका अधिकार था। तो जो वहां रेशम के लिए जो जाता था तो उनका जो टैक्स वसूल करते थे, इसलिए रेशम मार्ग कहा गया, चीन से मध्य एशिया तक का। आगे कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा के साथ जुड़े हुए थे। उसके समय चौथी बौद्ध संधि की मतलब की हुई और वसुमित्र ने उनकी अध्यक्षता की थी। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जो कि कुषाणों ने सोने के सिक्के जारी किए गए थे इनके समय में। गंधार में मथुरा कला का विकास हुआ था। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि तांबे के सिक्के जो कि कुषाणों ने चलाए थे। अशोक घोष जो कि बुद्ध चरित्र की रचना की, चरक संहिता की रचना की, सुश्रुत जो शल्य चिकित्सा के जनक थे, इसके अलावा सुश्रुत संहिता की रचना की। नागार्जुन जो शून्यवाद के जनक थे। तो स्टूडेंट्स, ये आपको आज मौर्योत्तर काल के बारे में मैंने बताया है। आगे हम स्टूडेंट्स इनके बारे में बात करेंगे।